जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। पिछले कुछ समय से ईएमएस स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, फिर वो चाहे डिक्सन टेक हो, केन्स टेक्नोलॉजी हो या फिर एम्बर एंटरप्राइजेज। इस वीडियो में आपको उस गिरावट के कारण को समझाऊंगा और साथ में पॉजिटिव पॉइंट्स और फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को भी बताऊंगा। इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट्स। गिरावट के कारण समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है डिक्सन टेक्नोलॉजी और केन्स टेक्स की गिरावट के आगे, वो है रैम प्राइसेस का बढ़ना। पिछले 1 सालों में एआई बूम के कारण रैम के प्राइसेस 3 गुना हो गए हैं, जिसके कारण जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग पड़ रही है अब इनको फोन बनाने की, वो 20 से 25% तक बढ़ गई है। बहुत सारे लोगों को रैम एंड नैंड के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं आपको ईजी लैंग्वेज में बताना चाहूंगा रैम का क्या काम होता है। रैम जो आपके फोन में एक छोटी सी ऐसी चिप लगी होती है, उसका मेनली काम होता है आप अपने फोन में मल्टीटास्किंग कर सके, मतलब एक ही टाइम पर बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर पाए आप अपने फ़ोन में। जैसे आप फ़ोन में लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, साथ में गेम खेल रहे हो, साथ में कैलेंडर यूज़ कर रहे हो। जितना बढ़िया आपकी फ़ोन में रैम होगी, उतनी ही बढ़िया आप मल्टीटास्किंग अपने फ़ोन में कर पाओगे। नैंड का क्या काम होता है? नैंड जो भी आप अपने फ़ोन में स्टोर करते हो, चाहे वो फ़ोटोज़ हो, वीडियोज़ हो, म्यूज़िक हो, वो सारा नैंड की वजह से आप अपने फ़ोन में स्टोर कर पाते हो। आई होप आपको नैंड एंड रैम के फीचर्स के बारे में पता चल गया होगा। इसके प्राइसेस बढ़ने के कारण डिक्सन टेक्नोलॉजी और केन्स टेक्स को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। आईडीसी ने भी डाटा निकाला और उनका कहना है पिछले 1 साल में जितना भी मोबाइल शिपमेंट्स इंडिया से हुई हैं, वो 13% तक गिरी हैं। और स्पेशली जो भी फोन्स डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी बनाती हैं, क्योंकि वो एंट्री लेवल के फ़ोन होते हैं, उसमें से अगर रैम के प्राइसेस बढ़ने से डिक्सन टेक्नोलॉजी 1000 रुपया भी फ़ोन का प्राइस बढ़ाता है, तो उसकी डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो सकती है, क्योंकि वो एंट्री लेवल के फ़ोन बहुत ही सस्ते होते हैं और उनको जो लोग खरीदते हैं वो प्राइस सेंसिटिव होते हैं। हल्का सा भी प्राइस बढ़ने से सेल्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। और जैसे कि मैंने बताया, डिक्सन टेक्नोलॉजी मेनली ब्रांड्स के फ़ोन बनाता है, उसमें मोटोरोला, ओप्पो, रियलमी, उन सभी ब्रांड्स के फ़ोन काफ़ी सस्ते रहते हैं। इन फ़ोन्स की बिक्री कम होने के चलते ब्रांड्स ने भी अपने ऑर्डर्स को बैक कर लिया, ऑर्डर्स देना कम कर लिया, ताकि उनको पता है इन्वेंटरी ना उनकी बढ़ जाए, एक एक बड़े स्टॉक माइल पे उनका पैसा ना फंस जाए। इसलिए आप देख भी सकते हो डिक्सन टेक्नोलॉजी का स्टॉक पिछले 6 महीने में 43% गिर गया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। और वहीं केन्स टेक्नोलॉजी का शेयर भी पिछले 6 महीने में आधा रह गया अपने हाई से। दोनों ही स्टॉक्स में रैम प्राइसेस बढ़ने से भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अब अगले नेगेटिव पॉइंट को डिस्कस कर देते हैं, जो कि है मार्जिन स्क्वीज। ये जितनी भी ईएमएस कंपनीज है, इनके मार्जिन बहुत ही कम रहते हैं। ये 2 से 4% के नेट मार्जिन पर काम करते हैं। इनके पास प्राइसिंग पावर बिल्कुल भी नहीं होती। अगर कहीं भी हल्के से भी प्राइस बढ़ते हैं, इनको सारा सारा कॉस्ट कस्टमर को पास ऑन करना पड़ता है, अगर इनको प्रॉफिटेबल बने रहना है। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट है इन्वेंटरी रिस्क। अगर इनके फोन बिकते नहीं है और ये बना के बैठ जाते हैं, सेम आपने पिछले साल एसीज के केस में देखा होगा, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ी नहीं। जितने भी एसी मैन्युफैक्चरर्स है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट या फिर एम्बर एंटरप्राइजेज, इन्होंने बहुत सारे एसीज बना लिए। वो इनके एसीज गोडाउन में पड़े रह गए, जिसके कारण इनकी इन्वेंट्री में पैसे फंस गए, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। साथ में रॉ मटेरियल की प्राइसेस भी लगातार बढ़ रही है। वो रैम के प्राइसेस नहीं बढ़े, आप देख रहे हो कॉपर के प्राइसेस, जो कि एसी में यूज होता है, जिसके कारण जो एसी बनाने वाली कंपनीज है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, उसको भी अपने एसीज के प्राइस बढ़ाने पड़ गए और वोल्टास को बढ़ाने पड़ गए। जितनी भी एसी बनाने वाली कंपनीज है, सभी को अब धीरे धीरे अपने एसीज के प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे। और साथ में आप देख सकते हो पिछले साल की कम सेल्स के कारण पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का शेयर 1 साल में 30 से 40% तक गिर गया। अगर वहीं आप एम्बर एंटरप्राइजेस की बात करो, इसका स्टॉक भी पिछले 6 महीने में 18% के करीब गिर गया है। लेकिन अगर इस साल वेदर फोरकास्ट की माने, तो इस साल पिछले साल से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ सकती है, जिसके कारण एसीज की डिमांड तो बहुत हाई रहेगी। लेकिन क्योंकि रॉ मटेरियल जो कि कॉपर और कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ गए, और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के लिए तो एक और नेगेटिव खबर आई थी कि जो गैस की सप्लाई हो नहीं पा रही, और इनको जो प्लास्टिक यूज होता है वॉशिंग मशीन बनाने में, एसीज बनाने में, वो उसके लिए गैस की जरूरत होती है। गैस की सप्लाई ना होने के कारण इनको अपनी प्रोडक्शन कट करनी पड़ रही है प्लास्टिक को लेकर, जिसके कारण उस दिन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का शेयर लगभग 12 से 15% तक गिर गया था। ये 2-3 दिन पहले की खबर है। अब अगले नेगेटिव पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, वो है हाई वैल्यूएशन। जो डिक्सन टेक, केन्स टेक्नोलॉजी और बाकी एम्बर एंटरप्राइजेज जैसी कंपनीज काम करती हैं, वो एज कंपेयर टू ग्लोबल पेयर्स उनकी वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा हाई हैं। चाहे आप उसको फॉक्सकॉन के साथ कंपेयर कर लो, फॉक्सकॉन भी वही काम करता है जो डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया में करता है।
सो जिसके कारण अगर ये हल्की सी भी अर्निंग्स मिस करते हैं, सो इनके प्राइसेस में, इनके शेयर प्राइसेस में भारी करेक्शन देखने को मिल सकती है। और ऐसा आपने पिछले 2 क्वार्टर से भी देख भी रहे हो। इनके रिजल्ट्स नो डाउट बहुत अच्छे आ रहे हैं, बट जितनी मार्केट को एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि इनकी वैल्यूएशन ऑलरेडी बड़ी हाई है, सो हल्की सी भी अर्निंग मिस होती है तो मार्केट इनकी अच्छी खासी पिटाई करता है। सो अब डिस्कस कर लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स को। सो अब ईएमएस कंपनीज को भी समझ लग गया कि अगर इनको फ्यूचर में ग्रोथ करनी है तो इनको हाई मार्जिन सेक्टर्स में एक्सपेंड करना पड़ेगा। और बहुत सारी कंपनीज में तो इसको लेकर ऑलरेडी काम शुरू भी कर लिया। सो केन्स टेक्नोलॉजी एरोस्पेस में, डिफेंस में, रेलवे में, आपको पता है जैसे इंडियन रेलवे में कवच सिस्टम का अभी बहुत ज़्यादा काम पड़ा। सो उसको लेकर केन्स टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये हाई मार्जिन बिजनेस है। जहाँ की इनके जो दूसरे बिजनेस हैं जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पर बहुत ही कम मार्जिन्स रहते हैं। और वहीं आप अगर सीजीएस कंपनी की भी बात करो, वो भी दूसरे बिजनेसेस में जा रहे हैं जो कि है पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग। सो जो भी ईएमएस कंपनीज हैं वो अब हाई सेक्टर मार्जिन्स में जा रहे हैं, जिसके कारण आने वाले क्वार्टर्स में इनकी प्रॉफिट में और रेवेन्यू में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जो कि स्टॉक के प्राइसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। सो नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो है गवर्नमेंट से पॉलिसी सपोर्ट। सो गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 40,000 करोड़ इंसेंटिव देने की बात की है इन कंपनीज को, ताकि ये सारे पार्ट्स लोकली मैन्युफैक्चर करें, ना सिर्फ असेंबली करें। सो गवर्नमेंट भी चाह रही है असेंबली से आगे बढ़कर अब हम मैन्युफैक्चरिंग की ओर जाएं, ना सिर्फ चाइना से सामान मंगाकर इंडिया में उसको असेंबल करके मेड इन इंडिया का थप्पा लगाकर दुनिया में बेचें। और थर्ड जो पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है वो चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, क्योंकि पूरी दुनिया ही चाइना से दूर जाना चाह रही है, क्योंकि चाइना में डिक्टेटरशिप है और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और साथ में जो यूएस और चाइना की आपको पता है बिल्कुल भी बनती नहीं है, जिसके कारण बहुत सारी जितनी भी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो इंडिया में अपने प्लांट सेटअप कर रही हैं। चाहे वो एप्पल भी अब बहुत सारे आईफोन की प्रोडक्शंस इंडिया में करता है। सो अगर ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी एप्पल, एचपी जैसी बड़ी कंपनीज इंडिया में अपनी फैक्ट्री सेटअप करती हैं, तो बहुत सारी छोटी कंपनीज को भी मोटिवेशन मिलती है कि इंडिया में एक बढ़िया इकोसिस्टम बन रहा है, ताकि वो भी इंडिया में आके आने वाले टाइम में फैक्ट्री सेटअप करे और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करे। इससे पूरा एक इकोसिस्टम बनेगा, इसके कारण जितने भी जो ईएमएस में काम करने वाली कंपनीज है सभी को अच्छा बेनिफिट होगा। सो अब बात कर लेते हैं फ्यूचर में ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी जिसके कारण ये जितने भी ईएमएस कंपनीज है इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, अगर वो उस अपॉर्चुनिटी को जल्दी ग्रैब कर लें। तो फर्स्ट पॉइंट है ओडीएम माइग्रेशन। सो ये क्या होता है, अभी तक जितने भी इंडिया में ईएमएस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। मतलब ओप्पो उनको ऑर्डर देता है डिक्सन टेक को कि वो बना देती है, फोन बना देती है। ऐसे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को कोई कंपनी ऑर्डर देती है तो वो एसी बना देते हैं। सो अब कंपनीज क्या करना चाह रही हैं, वो ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ना चाह रही है। मतलब वो खुद ही डिजाइन करेगी और खुद ही उसको बेचेंगी, जिसके कारण उनके प्रॉफिट मार्जिन जो अब सिर्फ 2 या 3% है वो बढ़ के 10 से 15% तक हो सकते हैं, जिसके कारण उनके प्रॉफिट में आपको 10 से 15 गुना की वृद्धि देखने को मिल सकती है, जिसका आपको बाद में शेयर प्राइसेस में उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर। आपको पता आने वाला टाइम ईवी का है। सो दुनिया में जैसे कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतने बढ़े हैं और इंडिया में तो आपको पता है हम क्रूड ऑयल मोस्टली बाहर से मंगवाते हैं। सो इंडिया गवर्नमेंट भी अब चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईवी पर शिफ्ट करें। सो ईवी को लेकर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड ईसीयूज की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, जिसके कारण ईएमएस कंपनीज के लिए एक ये नई रेवेन्यू स्ट्रीम बन सकती है। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे कंपनीज ने तो ऑलरेडी इसमें कंट्रीब्यूशन करनी शुरू कर दी है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है सेमीकंडक्टर पैकेजिंग। सो सेमीकंडक्टर बनाने में बहुत सारी लेयरिंग रहती है। सो इंडिया की ईएमएस फर्म्स, ईएमएस कंपनीज आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली लाइन एंड टेस्ट फैसिलिटीज इंडिया में सेटअप करना चाहती हैं, जिसके कारण वो अपने आप को इंटीग्रेट कर सके सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन में। सो ये 3 मेजर की अपॉर्चुनिटीज हैं सारी ईएमएस कंपनीज की इंडिया के लिए। सो ये जितना जल्दी इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करती है उससे आने वाले टाइम में इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ सकता है। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।